हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो इस सीरीज़ के अंदर हम डेली का द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करते हैं। उसके अलावा एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक मेंस का आंसर डिस्कस करते हैं और एक रिवीजन टॉपिक हम करते हैं जो कि लास्ट वीक में हुआ होता है। सो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको आधे घंटे के अंदर अंदर जो है सुबह की बहुत ही अच्छी शुरुआत इससे हो जाती है। तो आई होप आप लोग इसको लाइक करते हो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी के चैनल को, सो दैट वी ऑल्सो गेट टू नो दैट यू आर लाइकिंग आर इनिशिएटिव। एंड लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि अन अकेडमी आपके लिए और इस तरह की बेहतर वीडियोज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर सके। तो आज के अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो एक तो आपका है बायो डिकम्पोजर्स। तो बायो डिकम्पोजर्स को फील्ड्स के अंदर स्प्रे करने की बात गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पुअर आ रहा है। इसके बारे में हम देखेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर क्यों है और बायो डिकम्पोजर सोल्यूशंस को स्प्रे करने से क्या चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स कि एक टॉडलर जो है उसके ऊपर अटैक कर दिया स्ट्रीट डॉग ने और सोसाइटी के अंदर, एंड जो बच्चा था वो मर मर गया। तो इस तरह के इंसिडेंट्स जहाँ पे डॉग्स के द्वारा छोटे बच्चों की मौत हो रही है बढ़ते जा रहे हैं। सोसाइटीज़ के अंदर भी इस तरह की सिचुएशंस हो रही हैं। एंड सबसे बड़ी बात, जो सोसाइटी का एक मेन ऑब्जेक्टिव है यानी कि ग्रुपिंग होना, इकट्ठे होकर किसी क्राइम के अगेंस्ट लड़ना, वो सारी चीज़ें तो ख़त्म ही होती जा रही हैं सोसाइटी के अंदर। चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी हों, वो तो बस अपना करवा चौथ आया तो करवा चौथ का फंक्शन करा लिया, दिवाली आई दिवाली का फंक्शन करा लिया, ठीक है, लाइटें टंगवा ली और बीच में अपना कमीशन खा लिया। वो उनका जो रोल है यहाँ तक सीमित रह गया है। जो भी लीगल बैटल करनी पड़ती है वो ओनर को खुद करनी पड़ती है। अगर कोई क्राइम आ जाए तो कोई उसे पानी में नहीं पूछता, बयान देना तो दूर की बात है। तो इस सिचुएशन के ऊपर ये आपका एथिकल डिलेमा बन जाता है। तो एथिक्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है अबाउट जजेस अपॉइंटिंग जजेस। तो हमें पता है कि कोलिजियन सिस्टम अपहेल्ड हो गया था और एनजैक जो था उसको हटा दिया गया था, जो 2014 की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था। एनजैक हटने से क्या हुआ था कि आपका जो कोलिजियम है वो वापस आ गया था। वंस कोलिजियम इज़ बैक तो जजेस आर अगेन अपॉइंटिंग देयर ब्रदर जजेस। तो ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, इसके ऊपर लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके आंसर्स के लिए है और जुडिशियल रिफॉर्म्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको हमने डिटेल में स्टडी करना है। एंड उसके बाद कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सेंटर को डायरेक्शंस नहीं दे सकते कि वो यूसीसी बनाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी वैलिडिटी है, कहीं पे ये फॉलो होता है या नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट क्यों डायरेक्शंस नहीं दे सकता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो एंड इसके अलावा हमारा एमसीक्यू रहेगा जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आज का एमसीक्यू देख लेते हैं जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है और वीडियो के एंड में हम इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट विद यूएनडीपी सपोर्ट कवर्स द फॉलोइंग। तो जो मल्टी डायमेंशनल जब हम पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ कवर होता है। नंबर वन, deprivation of education, health, assets, services at households, purchasing power parity, extent of budget deficit and GDP growth rate at national level। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओनली वन, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री, या वन, टू एंड थ्री, ऑल। अब बात करते हैं सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स की। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को शॉर्ट में हम AQI बोलते हैं। और दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आपको पता ही है, बहुत ही पुअर कैटेगरी के अंदर आता है। एंड इसको CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका डाटा जो है वो निकालता है और 2021 के मुकाबले बहुत ज़्यादा वर्स इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स होता जा रहा है। अगेन क्योंकि 2021 में फिर भी थोड़े आप कह सकते हो कोविड सिचुएशन के कारण कुछ एरियाज बंद थे या लोग कम बाहर निकल रहे थे, और अब तो लोग वापस वो पहले वाली फॉर्म में आ रहे हैं, राइट। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, वर्स की तरफ हम जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये आप चार्ट भी देख सकते हो 2021 और 2022 का अक्टूबर के महीने का। अब दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम बायो डिकम्पोजर्स 5000 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के अंदर स्प्रे करेंगे और 21 टीम इसके लिए बनाई गई हैं। एंड ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको स्प्रे किया जाएगा बासमती और नॉन बासमती फील्ड्स के ऊपर। बायो डिकम्पोजर कैप्सूल जो है इसको इंडियन एग्रीकल्चर
रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था, जो कि एक सोल्यूशन है जो स्टबल को मेन्योर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जो भी आपकी स्टबल पराली जलाने का जो इशू आता था पंजाब में, तो जो आपकी पराली बनती है वो सारी की सारी खाद में जो है चेंज हो जाती है बायोडिकम्पोजर्स डाल के। तो आपने बायोडिकम्पोजर्स डाल दिया, उसमें पानी वानी डाल दिया, सोल्यूशन बन गया उसका, वो एक मतलब कीचड़ जैसा सा हो गया। एंड धीरे धीरे वो मेन्योर यानी कि खाद में तब्दील हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ से 1 वीक 2 वीक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको जो है स्प्रे करेंगे एंड इट विल हेल्प अस रिड्यूस द एयर पोल्यूशन एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स विल बी बेटर। अब इसके अंदर अगर मेरे हिसाब से आप देखें तो जो मेन चीज़ है, बेशक कहा जा रहा हो कि व्हीकुलर पोल्यूशन काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, लेकिन जब कोविड-19 हो रहा था तो उस टाइम पे व्हीकल्स ही सबसे कम थे, और व्हीकल्स कम होने से ही हमें बहुत ज़्यादा साफ़ वातावरण देखने को मिल रहा था। कई शहरों से जहाँ से कभी पहाड़ दिखते ही नहीं थे, वहाँ से पहाड़ भी दिखने लग गए थे। इट मीन्स कि स्टिल ऑन डाटा अगर ना भी माने सरकार, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में जो आपके वाहिकुलर पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाहिकुलर पोल्यूशन ही है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल पोल्यूशन भी वही है, और सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी को ख़राब करने वाला भी वही है। हम पहले देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है वो वहाँ से आ रही थी। तो इसीलिए अगर हम ईवी को प्रमोट करते हैं, अभी भी आप देखिए कि जो टाटा ने टियागो निकाली है सबसे सस्ती ईवी, लेकिन वो भी कितनी ज़्यादा महंगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ईवी। बंदा सोचता है यार इतने में तो मैं होंडा सिटी ना ले लूँ, फिर मैं टियागो में क्यों घूमूंगा। तो अगर हम ईवी के ऊपर और काम करें, इसको और ज़्यादा चीप प्रोवाइड करने की कोशिश करें, इसके ऊपर सरकार जीएसटी वेव ऑफ कर दे, ऑलमोस्ट 18% तो आपका जीएसटी लग जाता है। तो अगर आप वो सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हो तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग व्हीकल तो चलाना छोड़ नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर अगर टर्न हो जाते हैं तो आपका जो व्हीकुलर पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें एयर क्वालिटी के अंदर देखने को मिल सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट्स अबाउट द टॉडलर्स मोल्ड। मोल्ड का मतलब होता है अटैक्ड, जिसे कहते हैं जानवरों की तरह अटैक कर दिया, वो वाला अटैक, और उसकी डेथ हो गई। तो नोएडा की एक सोसाइटी के अंदर ये हुआ इंसिडेंट कि कुछ लेबरर्स के बच्चे जो थे वो थे नीचे, एंड कुत्ता सोसाइटी में घुस गया और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया छोटे बच्चे पे, और जब तक वो आए हॉस्पिटल लेके गए तब तक बच्चा जो था वो मर चुका था। तो इस तरह के इंसिडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रे डॉग्स। तो स्ट्रे डॉग इज़ डेफिनेटली अ मेनेस, एंड इवन पेट डॉग्स आर अ मेनेस। पेट डॉग्स भी इस तरह के काम कर रहे हैं। ओनर्स तो कह देते हैं नहीं जी कुत्ता है कुछ नहीं कहता है, लेकिन जिसके साथ बनती है उसका क्या। अगर एक कुत्ते के ओनर के सामने कुत्ता आपको काट जाए, वो ओनर तो कुछ भी नहीं करेगा, देन हाउ विल यू क्लेम एनीथिंग। तो इसीलिए पेट डॉग्स के ऊपर भी एक जो मास्क आता है इस तरीके से डॉग्स का, वो लगाना ज़रूरी होना चाहिए, जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर देखते हो। ठीक है, और स्ट्री डॉग्स को भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, उनको कम से कम शहरों से तो ट्रांसपोर्ट करो कहीं पे किसी जंगल वाले एरिया में या किसी और एरिया में। अदरवाइज बच्चों की जान जा रही है एनिमल राइट के चक्कर में। ह्यूमन राइट्स का अगर हनन हो रहा है या ह्यूमन लाइफ्स का हनन हो रहा है, तो ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ की नॉर्मल सेंस वाली बात है। सेकेंड इशू इसके अंदर आता है आपका स्ट्रे डॉग्स के अलावा विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ सोसाइटी। तो हम देखते हैं सोसाइटी क्या है। सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सिमिलर कॉज या सिमिलर सोच रखते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ जो बन रही हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मोटिव से ही समझो आती हैं। तो आप एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, सपोज करो GH10 है आपका नंबर। ठीक है, चलो जी दिवाली आ रही है, सब इकट्ठे होकर लाइटें लगवा लेंगे। ठीक है, जो सोसाइटी का प्रधान होगा वो सिर्फ इतनी जिम्मेवारी लेगा कि मैं लाइटें लगवा दूंगा, लाइटें उतरवा दूंगा, बीच में वो कमीशन खा जाएगा अपना 10%। सिमिलरली कोई और काम होगा वो कर देगा। लेकिन अगर इस सोसाइटी में कोई क्राइम हो गया, इस सोसाइटी में किसी ने किसी किराएदार ने किसी को मार दिया, कोई चोरी होगी, तो वो प्रधान स्टेटमेंट देने भी नहीं आएगा, और अगर आप सामान की इन्वेंट्री भी बना लेते हो तो ही विल नॉट इवन साइन। सिमिलरली सेक्रेटरी साइन नहीं करेगा, अदर मेंबर सोचेंगे फिर हमें भी क्या पड़ी है। तो उससे क्या होता है, अगर आपके पास कोई क्राइम हो जाता है तो आप तो अकेले के अकेले रह गए। तो ऐसी सोसाइटी का फ़ायदा ही क्या हुआ जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर पा रही। नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्योरिटी गार्ड्स, तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी प्राइवेट होते हैं। वो सोचते हैं नहीं यार हम भी क्यों पंगा लें, हम कौन सा पुलिस वाले हैं जो हमारे ऊपर एक्शन नहीं होगा, छोड़ पड़े हम भी एक्शन नहीं लेते। सो अल्टीमेटली एक सोसाइटी में सिक्योरिटी के नाम पे सिर्फ एक CCTV दे देते हैं जिसकी फुटेज कभी निकलती नहीं है, निकलती है तो टाइम से नहीं निकलती है।
एंड आप धरे के धरे रह जाते हो। तो सोसाइटीज़ नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, पीपल्स के जो एथिक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो कल को ये क्राइम हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए जिसके साथ क्राइम हुआ है उसका साथ दो, इस सोसाइटी के अंदर ये क्राइम रिपीट ना हो। सब इकट्ठे होकर चेक करो कि क्या हुआ है, सब लोग विटनेस के ऊपर साइन करो। और वैसे भी पुलिस वालों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर एक क्राइम हो गया, सपोज करो मिस्टर ए के साथ, और पूरी सोसाइटी के अंदर 20 फैमिलीज़ हैं, तो 20 लोग जो है इसके लिए विटनेस बन रहे हैं कि हाँ जी देखिए ये हुआ था और ये हमारे सामने की बात है। तो पुलिस वाले बाउंड हो जाते हैं कि यार 20 लोग कह रहे हैं तो एक्शन कैसे नहीं ले रहा, और इन 20 के खिलाफ कोई बंदा FIR लगे कि ये तो 20 के 20 झूठे हैं, तो ये मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एकता में जो है बल है, बचपन से हम पढ़ते हैं, वो स्टिक्स वाली कहानियाँ पढ़ते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रूव होती है। लेकिन होता क्या है, ये 20 लोग कहते हैं नहीं जी हमें क्या पड़ी है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये बेचारा ए अकेला रह जाता है, ये पुलिस के चक्कर काटता रहता है कि जी कर दो मेरी कंप्लेंट, कर दो मेरी FIR कर दो। पुलिस वाले कुछ करते नहीं है। यहाँ से वो बंदा अगर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ले आता है और पुलिस वाले चक्के इसी के खिलाफ कोई FIR या एक्शन ले लेते हैं, ये बेचारा मारा जाता है। तो ऐसी सोसाइटी में रहने का या ऐसे उसमें रहने का क्या फ़ायदा है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरह की सोसाइटी खुद को बनाना है, हमें कैसा देश चाहिए, जैसी हम सोसाइटी बना रहे हैं वैसे ही हमारा देश बनेगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एथिकल डिस्कशन दैट नीड्स टू बी देयर। तो इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर आप अपने अपने विचार दे सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों, कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्या एक सोसाइटी में अगर कोई क्राइम होता है तो बाकी सबकी भी एक नैतिक के अलावा क्या कोई लीगल जिम्मेवारी भी बननी चाहिए कि वो लोग भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। और सेकेंडली जो पेट डॉग्स हैं या उनको किस तरह से हम कर्व कर सकते हैं ताकि वो बाकियों को तंग ना करें। हम देखते हैं कि बहुत सारे पेट ओनर्स जो हैं वो अभी भी लैशेस यानी कि वो जो पट्टा सा होता है वो बांधते नहीं है, कहते हैं नहीं कुछ नहीं कह रहा कुछ नहीं कह रहा, और वो कुत्ता किसी को काट देता है, किसी के बच्चे को मार देता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस जो है, मास्क नहीं लगाते कुत्ते के ऊपर ताकि वो किसी को काट ना पाए। तो ये चीज़ें क्या मैंडेटरी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन क्या मैंडेटरी होना चाहिए, और स्ट्रे डॉग्स के केस के अंदर हम क्या सोल्यूशंस कर सकते हैं। So all these topics from one single basically newspaper report. नाउ नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो किरण रिजिजू ने बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट जजेस। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट इज बेसिकली गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट में कौन आ गया? लॉ मिनिस्ट्री। सो लॉ मिनिस्ट्री हैज़ टू डिसाइड हु विल बी द जज। लेकिन जो एनजैक को स्क्रैप करने के बाद से 1993 का जो ऑल जजेस केस हुआ था, थर्ड जजेस केस हुआ था, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो CJI प्लस जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं 4, वो मिलके कोलिजियम बनाते हैं एंड दे डिसाइड हु विल बी द जजेस। सो पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम कहीं नहीं होता जहाँ पे जजेस सेलेक्ट देयर ब्रदर जजेस टू बिकम जजेस, राइट। हर एक बंदा कहता है कि जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी के लिए बोल देते हैं कि ये देखो जी ये तो वो है भाई भतीजावाद है या एक सिंगल फैमिली चला रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इनका कहना है कि जुडिशरी के अंदर जितनी पॉलिटिकल ग्रुपिंग है वो तो आपको जितनी ग्रुपिंग है उतनी पॉलिटिकल पार्टीज में तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आप देख रहे हो कहीं कहीं जनरेशन से कि मेरा दादा हाई कोर्ट जज, मेरा परदादा हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, ऐसे चल रही है जनरेशन की जनरेशन। वो अच्छी प्रैक्टिस होती है उनकी, वो अच्छी प्रैक्टिस से सीधा हाई कोर्ट जजेस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस बनते हैं। ठीक है, उनके बच्चे आते हैं, भतीजे आते हैं, भांजे आते हैं, वो फिर वो प्रैक्टिस करते हैं। वो 7-8 साल की प्रैक्टिस के बाद ही आपके एडवोकेट जनरल ऑफिस में या अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, सॉलिसिटर जनरल ऑफिस में चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो अच्छी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर वो सीधा हाई कोर्ट जजेस बन जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस बन जाते हैं। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, और जो आम पर्सन है उसको शायद कभी मौका ही नहीं मिलता। तो इस चीज़ को हाईलाइट करने की यहाँ पे कोशिश जो है वो की गई है। इन्होंने ये भी बोला है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम इस तरह से अनपैरेलल्ड एक्सरसाइज करता रहा पावर्स को, तो ये सिचुएशन इतनी बिगड़ सकती है कि आप बेसिकली टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। साथ में कुछ और ऑब्जेक्शंस जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में हैं वो ये भी हैं कि जो लोअर जुडिशरी से पर्सन आता है, सपोज कीजिए आप लोअर जुडिशरी में सेलेक्ट होते हैं तो आप सिविल जज जूनियर डिवीज़न सेलेक्ट होते हो, उसके बाद आप सीनियर डिवीज़न बनते हो, उसके बाद आप CJM ACJM बनते हो, उसके बाद आप ADJ बनते हैं, उसके बाद आप DJ बनते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट जज का नंबर आपका पड़ सकता है, राइट। तो जो पर्सन यहाँ पे होता है वो सुप्रीम कोर्ट तो पहुँच ही नहीं सकता, उसके लिए तो हाई कोर्ट पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। बेसिकली ये भी एक पॉइंट उठता है।
लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम यहाँ पे मिस कर देते हैं वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू व्हाट दे हैव बीन डूइंग राइट फ्रॉम सिविल जज जूनियर डिवीजन या JMIC टू द लेवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और इसीलिए जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स होते हैं हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ से ज़्यादा लोग जो है वो हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस बन पाते हैं। तो ये एक बहुत मेन रीज़न है बिकॉज ऑफ द ह्यूज डाइवर्स वर्क दैट इज़ इन्वॉल्व इन द हाई कोर्ट एज कम्पेयर टू द लोअर कोर्ट्स। तो ये वाला भी एक पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि इवन कहा जाता है कि जो लोग प्रमोशन से हाई कोर्ट जज बनते हैं वो उनका क्योंकि टेन्योर इतना कम होता है कि वो कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फैसले होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला लिया अपनी रिट जुरिसडिक्शन में लिया, या हाई कोर्ट ने कोई रिट जुरिसडिक्शन में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला लिया, उस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले वो नहीं लेते और वो रूटीन वाले मैटर्स ही सपोज करते हैं। वेयर एज जो डायरेक्ट हाई कोर्ट जजेस बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस बनते हैं, क्योंकि उनका इतना वास्ट एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले जो हैं वो ले पाते हैं। वास्ट एक्सपीरियंस के अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करते हो, अदर लॉज का इंटरप्रिटेशन करते हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इंटरप्रिटेशन करते हो, फंडामेंटल राइट्स पे चीज़ें डिसाइड करते हो। लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक आप जो है सिर्फ और सिर्फ लॉज का इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हो और रादर फैक्ट्स का ज़्यादा इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हो। क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हाई कोर्ट के अंदर ही जाके डिसाइड होते हैं। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को चलो शुरू से समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हमें आर्टिकल 44 के अंदर बताया गया हुआ है और ये DPSP है, यानी कि इट इज़ अ डायरेक्शन टू द स्टेट कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, क्योंकि DPSPs आर नॉन जस्टिसिएबल। इसके ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर भी पड़ा हुआ है, वो भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो, सर्च करके देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो ये नॉन जस्टिसिएबल जो है होते हैं जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, लेकिन इसको फिर भी गोवा के अंदर अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि गोवा जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी, और इसीलिए वहाँ पे प्री नप एग्रीमेंट्स भी आप कर सकते हो, प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब यहाँ पे जो है जो कोर्ट है उसका कहना ये है कि हम स्टेट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस नहीं दे सकते कि आप अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बना के लाओ। हम सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं। वो हमने रिकमेंडेशन कई बार दी हुई है कि इट इज़ हाई टाइम दैट देयर शुड बी UCC इन द कंट्री, ठीक है। लेकिन अब उस पर सेंटर माने ना माने वो सेंटर की मर्जी है। सेंटर का कहना है कि हमने जो है इसको मैटर को एग्जामिन किया था और इस पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई थी, तो हम इस बात पे एग्री करते हैं, लेकिन सारे लोगों को इकट्ठे लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट टू रिलीजन भी है, तो उनके फैमिली लॉज को हमें देखना है, उनके कस्टम्स को देखना है, उनके रिलीजियस कस्टम्स को देखना है। अगर हम UCC बना देंगे तो उनके फैमिली लॉज या रिलीजियस कस्टम्स जो हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो उनको भी हमें बचाना है। सो दैट इज़ वाई इतना ज़्यादा मुश्किल कहीं ना कहीं हमारे लिए ये होगा UCC को इम्प्लीमेंट करना। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सरकार की नीयत है UCC को इम्प्लीमेंट करने की, तो वी विल डू दैट समवेयर अराउंड द अदर। बट एज ऑफ नाउ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग इस बारे में नहीं चल रही है, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री का काम है इसको पूरे को फ्रेम करना, ये भी देखना कि सबके कस्टम्स भी आ जाएं और ये भी देखना किसी के साथ अन्याय भी ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपके हिंदू लॉ में सपोज करो मिल रही हैं, आपको मुस्लिम लॉ में नहीं मिल रही। UCC में आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मुस्लिम लॉ से हट जाती है। अब फॉर एग्जांपल आप सिंपल मैरिज वाले ही ले लो, अगर UCC बन जाता है और उसके अंदर एक क्लॉज आ जाता है कि कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा शादी नहीं करेगा, तो भाई जो मुस्लिम लॉ के अंदर बोल रहा है वो तो कह रहा है ना मेरा तो नुकसान हो गया, मेरे को तो 4 शादियों का राइट था, ठीक है। और हिंदू लॉ वाला अगर यहाँ पे कह देते चलो 4 शादियाँ अलाउड है, तो हिंदू लॉ वाला बोलेगा बढ़िया यार, मेरे को तो हिंदू लॉ में फ़ायदा ही नहीं था, मेरे को तो अभी फ़ायदा हो रहा है, UCC में मेरे को 4 शादियों का राइट हो गया। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, प्लस उसके बाद जो कस्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर किसी की पंजाब का जो कस्टम है चदर अंदाजी, अगर कोई विडो हो जाती है लेडी, तो उसका जो हस्बैंड का भाई होता है वो चद्दर उड़ा देता है एंड इट इज़ डीम्ड दैट दे आर मैरिड नाउ। तो इस तरह के जो कस्टम्स है उनको आप कैसे UCC के अंदर प्लेस करोगे। तो ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट होके ही UCC पैन इंडिया बन सकता है। एंड क्योंकि इतने डाइवर्स कस्टम्स हैं विद इन द रिलीजन ऑल्सो इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसीलिए उसको करना थोड़ा टीडियस टास्क है, क्योंकि सबको खुश करना भी सरकार को पड़ेगा।
ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, तो हमारा क्वेश्चन था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ऊपर। इसका आंसर है वन ओनली। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जीडीपी या परचेजिंग पावर पैरिटी इन सब का तो कोई रोल ही नहीं है। ये आपकी पॉवर्टी के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स, सर्विसेज एट हाउस होल्ड, इन सब चीज़ों को, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों को देखता है। तो MPI, नॉट जस्ट अ पुअर, नॉट जस्ट पॉवर्टी बट ऑल्सो एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेंस का क्वेश्चन। डिस्पाइट कंसिस्टेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ, इंडिया स्टिल गोज टू द लोएस्ट इंडिकेटर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। हमारी जो ग्रोथ रेट है बेशक बढ़ रही है इस तरीके से, लेकिन जो हमारा HDI है वो अभी भी नीचे की तरफ ही है। इसके क्या इश्यूज़ हैं और इसको हम कैसे और ज़्यादा इंक्लूसिव ऑफ बैलेंस्ड बना सकते हैं, इसके ऊपर आपको लिखना है। एक जर्नलाइज सा क्वेश्चन है, ईजी टू अटेम्प्ट। आप नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे दे सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBU 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लॉन्च किया है। और ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है स्पेशलाइज्ड फिक्स पॉइंट्स बिजनेस यूनिट्स होंगे, जहाँ पे एक मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रखा जाएगा ताकि आपकी 24/7 की जो बैंकिंग नीड्स हैं उनकी भरपाई हो सके। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की जो बेसिकली गारंटी है वो प्रोवाइड हो सके। और RBI जो है गाइडलाइंस भी देगी DBUs के लिए, और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ उनको ऑपरेटिंग के लिए भी लगाई जाएगी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आपका सेविंग्स बैंक, चेक बुक, प्रिंटिंग पासबुक्स, इसके अलावा फंड ट्रांसफ़र्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन एप्लीकेशंस, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, टैक्सेस, बिल्स, नॉमिनेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। प्लस जो गवर्नमेंट की क्रेडिट लिंक स्कीम्स हैं वो भी सारी की सारी लिंक होंगी। तो अगर आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का लाभ उठाना चाहते हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो या कोई और स्कीम हो, तो वो भी सारी एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी। और MSME या रिटेल की जो स्कीम्स हैं वो भी आपको सेम DBUs में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग ऐसे हैं जिनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या वो टेक सेवी नहीं है, या फिर उस गांव में या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई इतनी हाई डिजिटलाइज्ड ब्रांच नहीं है उस बैंक की, तो वो भी जाके इस DBU के थ्रू जो है अपना काम निकलवा पाएगा। मतलब कि आपको एक ओवरऑल फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और फिर जैसे जैसे ये और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे तो इन कियोस्क की संख्या जो है वो बढ़ाई जा सकती है। प्लस NEFT, RTGS और अन्य सुविधाएं जो है वो भी इसमें प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। और जो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स मिलनी है वो आ सकती हैं। अगेन ATM से कैश डिपॉजिट्स और कैश विड्रॉल दोनों ही चीज़ें आजकल हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि आपकी जैम स्कीम के साथ शुरू हुआ था जनधन आधार मोबाइल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, वो मटेरियलाइज हो चुका है और उसको हम और ज़्यादा आगे इंटरकनेक्ट यहाँ पे कर पा रहे हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जनरल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7
ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो है 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अन अकेडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अन अकेडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।